अच्छा, विद दिस बेसिकली देखें, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका जरा इलेबरेट सा आइडिया दे देता हूँ क्वाड्रेटिक फंक्शंस का भी। और जो जो चीजें हम इसमें वर्किंग करते हैं, सो हम तीन चार चीजों के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। नंबर वन इज, जो हमने लिनियर वाले पार्ट में बात करी थी, डोमेन रेंज की बात कर ली थी, कॉम्पोजिट फंक्शन की बात कर ली थी, और इनवर्स की बात कर ली थी, और ग्राफ बना के देख रहे थे। तो चार चीजों पर वर्किंग कर रहे हैं। हर फंक्शन के लिए हमारे पास चार चीजें होनी चाहिए। एक तो डोमेन रेंज का आइडिया होना चाहिए, एक इनवर्स का पता होना चाहिए, कॉम्पोजिट फंक्शन का पता होना चाहिए, एंड द फोर्थ वन इज ग्राफ बनाना। अब अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन कोई गिवन है, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक में यूं जनरली सबको आइडिया होता है कि क्या क्या वैल्यूज हैं, बट इस पे बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, नहीं, इसको चेंज करें। ये एक्चुअली इस तरह का फंक्शन चाह रहा हूँ कि जरा मुझे ना इसको सॉल्व करने में मसला ना हो। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, अभी आप लोग कॉपी मत करें। ठीक है, ये सही है। अच्छा देखें, अब फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेशन गिवन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के अंदर हमारे पास जब हम रेगुलर वैल्यूज की बात करते हैं, ये हम स्केचिंग का पार्ट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। If, for example, if I start factorizing an expression and I get the answer as x is equals to 1 and then x is equals to 3, for example, अगर आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं, 1 और 3 की वैल्यूज बन रही हैं, इसमें हम समझते ही हैं ये जो वैल्यूज बनकर आती हैं, दीज वैल्यूज आर व्हाट वी कॉल दी एक्स इंटरसेप्ट्स। दीज आर नोन एज दी एक्स इंटरसेप्ट वैल्यूज। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब, आपने इन वैल्यूज के ऊपर अगर ग्राफ प्लॉटिंग करनी हो, क्वाड्रेटिक ग्राफ हमेशा एक ही टाइप के होते हैं, हम सबको ही पता है क्वाड्रेटिक ग्राफ इस टाइप के होते हैं। अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग, दिस इज द ग्राफ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि भाई इसकी एक वैल्यू 1 आ जाएगी, एक वैल्यू 3 आ जाएगी। अच्छा, इसका वाई इंटरसेप्ट का भी प्रॉब्लम नहीं है। वाई इंटरसेप्ट का मसला इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपने ग्राफ के अंदर एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दी, ये मैं सब इंफॉर्मेशन तेज दे रहा हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक जनरल आइडिया सबको ही होता है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो अगर मैं ये बनाऊंगा तो ये वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी, विच इज 3। प्रॉब्लम इन वैल्यूज का नहीं होता, प्रॉब्लम हमेशा होता है टर्निंग पॉइंट की वैल्यूज का। टर्निंग पॉइंट की वैल्यूज का मसला इस तरीके से, बिकॉज टर्निंग पॉइंट इज बेसिकली व्हाट डिसाइड्स द डोमेन एंड द रेंज वैल्यू फॉर अ क्वाड्रेटिक ग्राफ। अब आप इस ग्राफ में नोटिस करें, ये ग्राफ, फॉर दिस ग्राफ स्पेसिफिकली, ये एक मिनिमम वैल्यू पर जा रहा है और वहां से वापस आ जाता है। मतलब ये ग्राफ अपने टर्निंग पॉइंट से नीचे ऑब्वियसली नहीं जाता। सो आई अंडरस्टैंड कि क्वाड्रेटिक ग्राफ के अंदर टर्निंग पॉइंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ रेंज वैल्यू, वो तो मुझे पता चल रही है बात। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, अब ये दो पार्ट्स में कैटेगराइज होता है इसलिए भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं निकालूंगा इसका टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट निकालने के ऐड में तो वालों के पास तो 85 मेथड है। आप टर्निंग पॉइंट निकाल सकते हैं ए ब्रैकेट एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के से। मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, जिससे चाहे निकालें, हम चाहे इससे निकाल लें एच और के करके, हम चाहें तो निकाल लें एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए करके, या हम चाहें तो हम ऐसे निकाल लें कि एक्स की वैल्यू गिवन है 1 और एक्स की वैल्यू गिवन है 3। आप इसका मिड पॉइंट वाला मेथड यूज करके भी निकाल सकते हैं। पता है मिड पॉइंट वाला मेथड? मिड पॉइंट वाला मेथड से मेरा मतलब है, एक्स की एक वैल्यू 1 हो गई, एक वैल्यू 3 हो गई, डिवाइडेड बाई 2, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 और फिर वाई निकल आएगा। एक तरीका और क्या हो सकता है, वो भी सबको ही पता है, दी डेरिवेशन मेथड। आप अपने एक्सप्रेशन को डेरिवेट करें, डेरिवेट करने के बाद ग्रेडियंट रखें 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, और फिर उसको वाई में पुट करके आंसर निकालना। सो आप कौन सा मेथड यूज करते हैं वो आपकी चॉइस है। क्वेश्चन उस वक्त कौन सा मेथड आइडेंटिफाई करता है, मुझे इतनी उस पर डिटेल नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिकली कौन सा मेथड बता देता है कि जी। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि वो ऑलरेडी डिजाइंड होते हैं, तो हमें आंसर्स उस तरह निकालने ही नहीं पड़ते। सो इट्स आवर चॉइस इन वेरी इन अ लॉट ऑफ केसेस।
हमारी अपनी चॉइस होती है हमने कैसे वर्किंग करनी है। सो अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज वैल्यूज, मेरे पास टर्निंग पॉइंट की वैल्यू अभी आ रही है 2 - 1। यहां तक बात क्लियर है? एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, वाई की वैल्यू -1 आ रही है। अब अगर इस केस के अंदर, इस केस में अब जरा ये देख लें प्लीज, फॉर अ क्वाड्रेटिक ग्राफ इफ यू लुक एट दिस केस, इस केस में डोमेन अभी लिखी भी नहीं है। मैं अगर इसमें डोमेन लिख दूं, अच्छा इसकी एक बहुत जनरल डोमेन होती है बहुत सारे केसेस में जो ऐसे लिखी होती है, इसका मतलब होता है एक्स एग्जिस्टिंग इन रियल वैल्यूज। इसका मतलब आप एक्स में जो चाहे पुट करें, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। इसका मतलब होता है ऑल रियल वैल्यूज। कभी कभार ये, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर डोमेन आती है ऑल रियल वैल्यू। नाउ इफ इट सेज ऑल रियल वैल्यूज, दैट मींस आप कोई भी वैल्यू पुट करें इट इज एक्सेप्टेबल। अच्छा, इस तरह के ग्राफ्स के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जब आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि ग्राफ रुक कहां पर रहा है, तो हाउ एम आई सपोज टू टेल द रेंज वैल्यू? भाई आप तो बता ही नहीं रहे मुझे, आप कह रहे हैं लेफ्ट भी जा सकता है ग्राफ, राइट भी जा सकता है, तो हाउ एम आई सपोज टू आइडेंटिफाई कि इसकी रेंज क्या है? ऐसे केसेस में रेंज बताना बहुत आसान होता है। द सेफेस्ट ऑप्शन इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज जब लिखा हुआ ऑल रियल वैल्यूज। ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो आपकी रेंज है ना, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द टर्निंग पॉइंट। और टर्निंग पॉइंट में भी स्पेसिफिकली कौन सी वैल्यू? वाई। आपका ग्राफ अगर आप नोटिस करें -1 से नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकता हूं कि भाई मेरा ग्राफ कभी कुछ भी हो जाए -1 से नीचे नहीं जाएगा। दिस इज योर रेंज। फॉर अ quadratic graph if it says all real values, your range is fx is greater than or equal to -1, बिकॉज टर्निंग पॉइंट का जो सबसे छोटा y की वैल्यू है दैट बिकम्स द रेंज वैल्यू। द आइडिया ऑफ अ रेंज इज इट वर्क्स ईदर विद द लोएस्ट वैल्यू और द हाईएस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे हाईएस्ट नहीं है क्योंकि ग्राफ कहाँ जा रहे हैं हम बता नहीं सकते, नेवर एंडिंग ग्राफ है। उस सिचुएशन के अंदर दिस बिकम्स द लोएस्ट वैल्यू। ये बात समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? रेंज ऑल रियल वैल्यूज होती है बट वो इसमें नहीं होती, वो अभी आएगी उसमें एक्सपोनेंशियल के अंदर। एक्सपोनेंशियल में ऑल रियल वैल्यूज होते हैं। ये क्लियर है? अच्छा, अब इसी तरीके से अगर, नहीं एफ एक्स इज फाइन ना, एफ एक्स तो आप लिख सकते हैं ना, एफ एक्स इज द आंसर वैल्यू। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लिखेंगे तो मसला होगा। एफ एक्स तो सही है ना, वो तो आप रेंज बता रहे हैं ना, एफ एक्स डिटर्मिन्स द आंसर, वो तो वाई के इक्वलेंट होगी ना वैल्यू। सो डोमेन में सिर्फ एक्स लिख देते हैं, अगर ये रेंज लिखा हुआ है तो आई वुड हैव रिटन एफ एक्स। क्लियर है भाई ये बात? आगे चलें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है, कॉपी कर लिया ऐसा नहीं? ओके, हाँ हाँ देख लिया। डन, लिख लिया। अच्छा, फॉर द सेकंड पार्ट, और इसी में इनफैक्ट अगर मैं जस्ट टू गिव यू द आइडिया ऑन अ सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। इन अ सेकंड सिचुएशन इफ द ग्राफ इज मैक्सिमम, अगर ग्राफ इस टाइप का होगा, अगर ग्राफ इस टाइप का होगा, उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? अगर आपके पास ये वैल्यू है एच एन के,
तो वी कैन से एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के। तो ये तो क्वाड्रेटिक का एक सिंपल सा आइडिया हो गया कि वैल्यूज पे कैसे वर्किंग की जाती है। क्लियर है यहाँ तक? बस आप ये जल्दी से लिख लें। मैं इसकी फिर वो कंडीशन बताता हूँ, इफ इट्स नॉट ऑल रियल वैल्यूज फिर क्या होता है, क्योंकि ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जिसमें सारे ऑल रियल वैल्यूज पे नहीं जाएं। फिर हम क्या करते हैं वो देख लेते हैं। इफ द ग्राफ इज मैक्सिमम दैट मीन्स कि देयर इज अ टॉप पॉइंट ना, फिर ग्राफ वहां से वापस नीचे जा रहा होता है। तो अब इस सिचुएशन में सो बेसिकली द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव है। मतलब आपके पास जो इक्वेशन होती है ऑफ दिस टाइप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें ए लेस देन जीरो हो जाता है। तो अगर ए नेगेटिव हो जाएगा तो फिर आप दूसरे ग्राफ से आपकी बात कर रहे हैं। हम्म। तो फिर ये मिनिमम नहीं हो ना, मैक्सिमम पॉइंट हो गया। अगर बॉटम पॉइंट होता, अगर इस तरह से होता लोअर वैल्यू, तो देन दैट इज द मिनिमम। वो मिनिमम ग्राफ है, दैट्स द मैक्सिमम ग्राफ जी। हाँ हाँ। मैं अभी आ रहा हूँ उसके ऊपर ही। पहले इसका बस वो बता दूं कि अगर डोमेन रेंज डिफरेंट आ जाए तो फिर क्या करते हैं, फिर इनवर्स पर आते हैं। इसमें तो कॉम्पोजिट वगैरह तो इतना ज्यादा, कॉम्पोजिट का तो आइडिया सेम ही है ना सबका, कॉम्पोजिट निकालना तो सबको ही आता है। और कॉम्पोजिट का उस दिन हमने बहुत डिटेल में बात कर ली कि डोमेन और रेंज की वर्किंग किस तरह चलती है। कि अगर डोमेन पे, अगर इफ द रेंज ऑफ द इनर एक्सप्रेशन हैज टू सेटिस्फाई द डोमेन ऑफ द आउटर एक्सप्रेशन, अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर प्रॉब्लम। तो उस पर हम वर्किंग कर लेते हैं, तो वो मसला नहीं होता। तीन नहीं होते, तीन अगर होते हैं बट वो एक में एक इंसर्ट नहीं हुआ हुआ होता है, लाइक एफ जी बस हो जाएगा, जी एच हो जाएगा, ऐसे होता है। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं होता। अगर पूछेंगे तो बता सकते हैं हम, लेकिन वो उसमें फिर कॉम्पोजिट नहीं पूछते। कॉम्पोजिट तो आपको वैसे ही इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं देते, मैं एक दो क्वेश्चन 5 रुपए के भी दिखाऊंगा, इतना मुश्किल नहीं देते वो। ज्यादा एएस से मुश्किल होता है, एड मैथ में इतना मुश्किल नहीं देता है। अच्छा नेक्स्ट इज, हाँ इसी की मैं बात कर लेता हूँ। अगर आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूं कि भाई इसकी डोमेन जो है वो मैं कंसिडर कर लेता हूं, -2 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर मैंने ऐसी डोमेन ले ली, अब मैंने ये डोमेन बताई है। अच्छा, आपको डोमेन क्वाड्रेटिक की जिस तरह की भी गिवन हो, उसमें हमने सिर्फ एक काम करना होता है। आपको हमेशा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यू विल हैव टू चेक, you need to check if the turning point lies in between the domain। टर्निंग पॉइंट लाइज इन बिटवीन द डोमेन का मतलब क्या है? मैं बस सिर्फ ये चेक करूंगा कि जो डोमेन उन्होंने प्रोवाइड करी है, डज दैट कंटेन द टर्निंग पॉइंट और नॉट। अच्छा, वो मैं चेक कैसे करूंगा? अब या तो मेरे पास पहले से गिवन हो टर्निंग पॉइंट का एक्स, अगर नहीं गिवन है तो मैं क्विकली डेरिवेट करके चेक कर सकता हूँ। डेरिवेट करके, नहीं तो एक्स इज इक्वल टू -b/2 है, कुछ भी करके बस ये चेक करें कि क्या आपका टर्निंग पॉइंट का एक्स इसके बीच में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो उसकी क्या कंडीशन है मैं उसको बात कर लेता हूँ, ये देख लें प्लीज। अब टर्निंग पॉइंट का एक्स मैंने निकाला, तो मुझे नजर आया कि टर्निंग पॉइंट का एक्स डोमेन में नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा, इन दैट सिचुएशन योर फंक्शन वर्क्स लाइक अ लिनियर एक्सप्रेशन। इट्स नॉट लिनियर बट इट वर्क्स लाइक अ लिनियर एक्सप्रेशन। वर्क्स लाइक अ लिनियर का क्या मतलब है, ये देख लें प्लीज। अब इसमें, हाँ इसमें कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस तरह के फंक्शन की बात हो रही है, आप देख लें येलो वाला पार्ट। मतलब इतने पार्ट की बात हो रही है, आगे के पार्ट की बात ही नहीं हो रही। तो मतलब जो इंक्रीजिंग पुट करूंगा उससे इंक्रीजिंग आंसर आ जाएगा, डिक्रीजिंग पुट करूंगा डिक्रीजिंग आंसर आ जाएगा, तो मेरा मसला ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप -2 पुट कर देंगे अपने एक्सप्रेशन के अंदर तो यू विल गेट द लोअर आंसर। और अगर आप अपने एक्सप्रेशन में मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे, वॉट एवर इज गिवन इन द डोमेन, यू गेट द मैक्सिमम आंसर। इस सिचुएशन का आंसर बताएंगे क्या आ रहा है f -2 का?
आई थिंक इसका आंसर आएगा 8 + 4 + 3, द आंसर इज 15 आई थिंक। और दूसरे वाले का आंसर आ जाएगा -0। इस सिचुएशन के अंदर मैं रेंज लिख दूंगा, 0 is less than or equal to fx is less than or equal to 15। अच्छा, फॉर अ सिचुएशन, अब ये भी देखना प्लीज, another case if the domain contains your turning point value, ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसे लिखा हुआ हो -1 is less than or equal to x, less than or equal to 8। अब इसमें वो मैं आपसे पूछ लूं रेंज, दोनों में बड़ा आसान सा काम है। अगर डोमेन के अंदर टर्निंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो यू विल हैव टू कंसिडर इट, क्योंकि इवेंचुअली टर्निंग पॉइंट विल बी द वन डिसाइडिंग द मिनिमम वैल्यू और द मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर आपकी डोमेन में टर्निंग पॉइंट आ रहा है तो यू विल हैव टू कंसिडर इट। मतलब फिर -1 और 8 से काम नहीं चलेगा, फिर आपको टर्निंग पॉइंट भी यूज करना पड़ेगा। और अगर डोमेन में टर्निंग पॉइंट नहीं आता तो फिर आप वो रेगुलर वाली वर्किंग करें, टॉप वाली। तो अब मैं अभी क्या करूंगा, आई अंडरस्टैंड कि टर्निंग पॉइंट का एक्स है 2, विच डज लाई इन दिस डोमेन, मतलब मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो अब मुझे क्या करना होगा, नाउ यू डोंट हैव टू पुट 2 वैल्यूज, यू एक्चुअली हैव टू पुट 3 वैल्यूज। अब आप यहाँ पे -1 पुट करें, फिर आप यहाँ पे टर्निंग पॉइंट का एक्स पुट करें, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 8। तो इवेंचुअली अब इन वैल्यू से डिसाइड होगा कि व्हाट्स द मिनिमम वैल्यू एंड व्हाट्स द मैक्सिमम वैल्यू। इन तीनों के जरा मुझे जल्दी से आंसर बता दें प्लीज, क्या है आंसर्स ऑफ दीज वैल्यूज प्लीज। So it's 1 + 4, ये हो जाएगा 8। Then for 2 it becomes 4 - 2, it becomes -1। And then 64 - 32, 32 + 3, 35। So that gives me the values as -1 is less than or equal to fx is less than or equal to 35। समझ आ गई बात? सो 3 डिफरेंट केसेस डिस्कस्ड फॉर क्वाड्रेटिक। पहला केस हो गया ऑल रियल वैल्यूज, उसके अंदर इट्स जस्ट अ सिंगल साइडेड वैल्यू, आप कह देते हैं एफ एक्स इज ग्रेटर देन दिस या एफ एक्स इज लेस देन दिस। दूसरा केस क्या आता है जिसमें टर्निंग पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, यू हैव अ स्पेसिफिक डोमेन टू वर्क। अगर टर्निंग पॉइंट उसका पार्ट नहीं है आप भी मत कंसिडर करें, अगर टर्निंग पॉइंट उसका पार्ट है देन यू हैव टू कंसिडर इट। ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर उन्होंने भी इक्वल टू यूज किया हुआ है, तो फिर आपको भी इक्वल टू लगाना पड़ेगा ना। अगर वो डोमेन की एक वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं एज एन इक्वल टू पार्ट, तो फिर आपको भी इक्वल टू कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए इस तरह वर्किंग करनी, निकालना तो सब पड़ेगा ना, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि हाईएस्ट कौन दे रहा है लोएस्ट कौन दे रहा है। तो यूज तो दोनों करते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि -1 से हाईएस्ट आंसर आ जाए। इस पूरे सिनारियो में जो सबसे लोएस्ट आंसर है वो लेफ्ट पर आएगा, जो हाईएस्ट आंसर है वो राइट पर आएगा। वो कहाँ से आ रहा है वो हमारा कंसर्न। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? वो टर्निंग पॉइंट की वजह से किया, टर्निंग पॉइंट का 2 था ना, वो मैं पहले भी निकाला था पार्ट में, इसलिए बस यहाँ डायरेक्टली यूज कर लिया। दिस इज ऑल quadratic domain।
हाँ जी। चलें। अच्छा, अब इसका वो वाला पार्ट देख लेते हैं दूसरा। फिर ये भी हो गया, डिस्कस कर लिया, अब इसका इन्वर्स देख लेते हैं जल्दी से, सारे स्टेप बाय स्टेप पार्ट देख लेते हैं। नाउ कैलकुलेटिंग द इनवर्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो मैंने अभी कंसिडर किया हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 3। क्वाड्रेटिक का इनवर्स निकालना इज रिलेटिवली इजियर इन अ सिचुएशन कि अगर आप इसको उस फॉर्मेट में ले आए। ये फॉर्मेट सबसे कन्वीनियंट फॉर्मेट होता है, ए ब्रैकेट x - h होल स्क्वायर प्लस के। जरूरी नहीं है कि आप कंप्यूटिंग द स्क्वायर में जाएं ये सब सॉल्व करने के लिए, कंप्यूटिंग द स्क्वायर से भी कर सकते हैं, बट डायरेक्टली पुट भी कर सकते हैं ना, अगर सब कुछ है। अब नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इस फॉर्मेट को इनवर्स निकालना कन्वीनियंट होता है। जैसे ए है ना, ए तो अभी कोएफिशिएंट की वैल्यू है एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है 1। तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख सकता हूँ 1। टर्निंग पॉइंट का एक्स आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 2। और के पता है आपको, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम 10 का एक्चुअली -1। मतलब अगर आपको फिल करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ, अगर फिल नहीं करना, वैसे तो इसके मार्क्स वो देते हैं क्वेश्चन के अंदर, इफ दे एवर आस्क यू टू कन्वर्ट दिस टू दिस, तो दे विल गिव यू मार्क्स फॉर इट। फजूल में कन्वर्ट नहीं कराते वो, हमेशा आपसे कहेंगे कि इसको इस फॉर्मेट में लिखें एंड देन दे मूव फॉरवर्ड। नहीं बेटा, +4x था। अच्छा, -4x+3, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। सही है। ठीक है। अच्छा, इस इसका हमें एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि हमें निकालना है इसका इनवर्स। अब मैं पहले इनवर्स निकाल रहा हूँ, फिर मैं एक और कंडीशन पे बात करूंगा। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मेट में ऑलरेडी, या फिर ऐसे करें या फिर कंपैरिजन से करें, जैसे भी करें, इस फॉर्मेट में क्लोज करें इसको। जब आपने एक दफा क्लोज कर लिया, नाउ आई एम ट्राइंग टू वर्क विद द इनवर्स मेथड। इनवर्स में आप क्या करते हैं, जैसे आप नॉर्मल इनवर्स निकालते हैं, y से इक्वेट करें इसको, पूरा सब्जेक्ट चेंज करें, ट्राई टू ब्रिंग एवरीथिंग टूवर्ड्स द y वैल्यू। जब आप स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इट बिकम्स प्लस माइनस, स्क्वायर रूट पे अभी बात करते हैं। x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y+4। ठीक है। वंस एवरीथिंग इज कन्वर्टेड, अब आपने लिखा इसको f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x+1। मैं इस पे अभी बात करता हूँ, ये कंप्लीट आंसर नहीं है। पहले आप मुझे ये बता दें, ये स्टेप्स क्लियर है? दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। अगर ये आप फाइनल आंसर में छोड़ेंगे तो इस पे एक मार्क डिडक्ट हो जाएगा। क्यों डिडक्ट हो जाएगा, उस पर बात करते हैं अभी। नहीं, इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं, बट प्लस माइनस के साइन के साथ छोड़ेंगे तो एक मसला आ जाएगा उसके अंदर। लेकिन प्लस माइनस के साइन का मेन मसला क्या है? प्लस माइनस साइन का प्रॉब्लम ये है कि जो हमें ये बात पता है कि जो लिनियर फंक्शन होता है वो होता है 1 to 1। आप एक एक्स पुट करते हैं, एक वाई आ जाता है। इनवर्स में भी यही होता है, 3 पुट करोगे 5 आ गया, तो 5 पुट करने से 3 आ जाता है। दैट इज हाउ लिनियर फंक्शन वर्क्स। अच्छा, क्वाड्रेटिक के अंदर क्या होता है? क्वाड्रेटिक के अंदर जो फंक्शन इटसेल्फ है ना, वो होता है many to 1, विच इज ओके, एज लॉन्ग एज यू हैव अ 1 ऑन द राइट हैंड साइड, इट्स ओके। 10, एक मैं आपको एक लेमैन एग्जांपल दूं, आप 10 एक्सपेरिमेंट्स करें और सबका एक ही रिजल्ट आए, दैट्स ओके। प्रॉब्लम कब आएगी? जब, मतलब आप सब लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक आंसर आता है, विच इज फाइन। प्रॉब्लम तब आएगी जब आप सब एक ही क्वेश्चन सॉल्व करें, आंसर 10 आए। प्रॉब्लम तब है ना, आप एक एक्सपेरिमेंट 10 तरीके से करें और एक ही रिजल्ट आ जाए, आपके यहाँ ओके। बट एक ही एक्सपेरिमेंट एक ही तरीके से करें और आंसर 10 आ जाए, तो भाई ये तो बड़ा मसला है, बार बार अलग अलग चीजें कैसे आ रही? गलत हो रहा है ना इसका मतलब। दैट इज द पॉइंट, कि फंक्शन के अंदर अगर आप many to 1 कर रहे हैं, 1 ऑन द राइट हैंड साइड इज नेवर एन इशू। प्रॉब्लम तब आती है जब राइट हैंड साइड पे मैनी आ जाता है, और वो आता क्यों है? वो आता है इनवर्स की वजह से, क्योंकि many to 1 इज द रेगुलर एफएक्स एक्सप्रेशन। मसला इसमें आता है जब आप 1 to many मूव करना शुरू करते हैं। अब जब आप 1 to many करेंगे तो आप एक एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, 2 वाई आ रहे होंगे, ये तो हमें चाहिए ही नहीं। तो फिर हम क्या करें? उसका तरीका होता है, आप देखेंगे स्टेटमेंट्स एग्जाम में ऐसे लिखी हुई होती हैं, वो कहते हैं
स्टेट द वैल्यू, वो इनवर्स निकलवाने से पहले आपसे ये पूछते हैं, स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इनवर्स इज वैलिड। ये भी पूछते हैं और कभी कभी ये भी पूछते हैं। इस तरह से लिखा होता है या वो बता देते हैं कंडीशंस के अंदर। बहरहाल, स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इनवर्स इज वैलिड। नाउ for a quadratic graph an inverse is only valid if the graph stays behind its turning point or ahead of its turning point। मतलब a quadratic graph is always symmetrical about its turning point। ये है पॉइंट 2n-1। क्वाड्रेटिक ग्राफ का इनवर्स सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करता है या तो ग्राफ टर्निंग पॉइंट से पीछे रहे या टर्निंग पॉइंट से आगे रहे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप ग्राफ की रेपिटेशन मना कर रहे हैं ना। येलो पार्ट में देयर इज नो रेपिटेशन, ग्रीन पार्ट में देयर इज नो रेपिटेशन, यू टर्न नहीं आ रहा ना, सो यू डोंट हैव द सेम रिपीटेड वैल्यूज। अगर आपको ग्राफ का इनवर्स चाहिए तो उसकी रेपिटेशन बंद करें। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करे तो या तो आप टू से पीछे रहें या फिर टू से आगे रहें, नॉट बोथ। दोनों में वर्किंग नहीं हो सकती। सो फॉर एन इनवर्स टू स्टे वैलिड यू ईदर स्टे बिहाइंड द टर्निंग पॉइंट और अहेड ऑफ द टर्निंग पॉइंट, नॉट बोथ। इनवर्स के लिए, आधे ग्राफ के लिए इनवर्स वैलिड होता है। अब ये बात नहीं है कि सर अगर ये टू से पीछे हो गया, हो जाए टू से पीछे, वन पे भी आ सकता है, थ्री पे भी आ सकता है, कुछ भी करके येलो में कोई भी पोर्शन हो, वी आर सेफ। रिपीट नहीं होना चाहिए, टर्निंग पॉइंट क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है। तो अब अगर वो आपसे ये पूछते स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इनवर्स इज वैलिड, तो आई वुड से कि भाई या तो टर्निंग पॉइंट से पीछे रहें या टर्निंग पॉइंट के आगे रहें, नॉट बोथ। या तो आप टर्निंग पॉइंट से पीछे रहिए या टर्निंग पॉइंट से आगे रहिए, दोनों पे वर्किंग नहीं हो सकती, दैट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब दूसरा मसला, तो फिर हम किस साइड पे जाएं, हमें कौन बताएगा? तो वो आपको डिसाइड नहीं करना होगा, वो आपको क्वेश्चन बताएगा। पहले आप ये लिख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो यू डोंट हैव टू डिसाइड दैट, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन विल डिसाइड। क्वेश्चन का डिसीजन कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा होगा, हाँ स्केचिंग इसी की ना। इसकी स्केचिंग की बात कर रहा हूँ ना, इनवर्स स्केचिंग की। रोहेल, इनवर्स स्केचिंग की बात जी। मैं भी इस पर आ रहा हूँ, एक सेकंड। मैं भी आ रहा हूँ उसके ऊपर यार। अच्छा, नाउ इट सेज, सो दिस इज वन कंडीशन। इट सेज गिवन दैट gx is equals to x square plus 4x minus 3 where x is greater than or equal to 2। अब ये आप देखें, अब मैंने एक बिल्कुल नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी। मैं इसको कह रहा हूँ gx। अच्छा, अब मैं इसको gx क्यों कह रहा हूँ? ये क्वेश्चन के बीच में gx हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि क्वेश्चन के बीच में डोमेन चेंज नहीं कर सकते। सो यू विल सी द सेम फंक्शन रिटन विद अ डिफरेंट डोमेन। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अब ये क्या हो गया, gx हो गया। वो gx हो जाता है जब कभी भी वो डोमेन चेंज करेंगे ना, दे विल चेंज द नेम ऑफ द फंक्शन, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो आप एफ एक्स कह रहे हैं और आपने उसकी डोमेन कुछ और रखी हुई है, अब जब आप उसको जी एक्स कहेंगे तो आपको डोमेन चेंज करनी पड़ेगी। ये वो तब करते हैं जब यूजुअली उनको इनवर्स बनाना होता है। अब वो कह रहे हैं गिवन दैट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x-3, इवेल्युएट जी इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 4x+3। मैं बार बार ये उल्टा लिखते जा रहा हूँ, सो सॉरी। ये मैं बार बार प्लस माइनस का साइन चेंज कर रहा हूँ, ये वही फंक्शन है, बस मैंने इसकी डोमेन चेंज करी है। इवेल्युएट जी इनवर्स ऑफ एक्स। क्या अब जी इनवर्स निकल सकता है? यस। इसलिए निकल सकता है क्योंकि अब वो उन्होंने टारगेट कर दिया, दे सेइंग टर्निंग पॉइंट के राइट पे रहे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यू स्टार्टेड ऑफ इन अ फंक्शन जिसमें उन्होंने ये टारगेट नहीं किया था,
अब उन्होंने बीच में फंक्शन चेंज करके आपको ये बता दिया कि भाई आपने वर्क करना है टर्निंग पॉइंट के राइट पे। तो ये क्वेश्चन बताएगा आपको, आपको डिसाइड नहीं करना होता। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने जो पूरी इनवर्स वाली वर्किंग करी है वो आप वर्किंग करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा जी इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल, जैसे हमने ऊपर निकाला था, 2 ± स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, सब आ गया आंसर, ये आंसर बन गया। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम इस प्लस माइनस का है। प्लस और माइनस एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि इसका तो मतलब हो गया फिर दो आंसर आ रहे हैं, दो आंसर तो नहीं चाहिए ना, एक आंसर चाहिए। सो हाउ डू वी डिसाइड, बहुत आसान काम है। इसका आसान इसलिए होता है काम, ये प्लस माइनस जो है डिपेंड करता है डोमेन के ऊपर। अगर डोमेन राइट पॉइंटेड डोमेन है, अगर डोमेन है टर्निंग पॉइंट से राइट पे जाते हुए, तो फिर ये साइन प्लस में चेंज हो जाता है, अ वेरी सिंपल टेक्निक। और अगर डोमेन आपकी लेफ्ट पॉइंटेड होगी तो आपका जो ये साइन है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब इसमें से जो आपके काम का है वो आप लिख सकते हैं, अभी की सिचुएशन के अंदर हमारे काम के लिए राइट वैल्यू है, सो आई विल स्टे विद दिस इज द आंसर। दिस इज जी। सो एज एन एक्सप्रेशन इट इज पॉसिबल, यस। जो आपने एफ एक्स का इनवर्स निकाला एज एन एक्सप्रेशन, मैंने इसलिए स्टार्ट में कहा था कि हम निकाल रहे हैं इसको, हम डायरेक्टली सही नहीं कहेंगे, वो वैसे इनकरेक्ट है, बट जैसे इट इज वैलिड फॉर वन साइड ऑफ द ग्राफ। तो प्रोसेस वही होगा, अगर मैं इस पे वर्किंग करूंगा मैं बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस करूंगा, ये पूरा एल्जेब्रिक प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने प्लस से जाना है या माइनस से जाना है। तो जी एक्स हो या एफ एक्स हो, हम सॉल्व ऐसे ही करते हैं इनवर्स निकालने के लिए। बट इनवर्स कंडीशनल होता है, इनवर्स जनरली एग्जिस्ट नहीं करता। अगर वो आपसे पूछे विल द इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट, विदाउट गिविंग यू वन साइड ऑफ द डोमेन, तो आप कह देंगे इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। उसका रीजन क्या है, इट्स अ वन मेनी टू वन फंक्शन। देखिए, अगर मैं आपसे रेगुलर किसी एक्सप्रेशन में पूछूं ना कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, जैसे इस एक्सप्रेशन में, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यू वुड से नो, क्योंकि ये फंक्शन हर तरफ चल रहा है ना, ये फंक्शन हर तरफ चल रहा है। इसका एक्सप्रेशन निकल भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता, अभी के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, ओनली inverse will only exist if you are working towards the right of the turning point or the left of the turning. तो अगर मैं आपको एक खाली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दूं विदाउट एनी डोमेन, और विद अ डोमेन दैट इंक्लूड्स द टर्निंग पॉइंट, और मैं आपसे पूछूं विल इट हैव एन इनवर्स, आप कहेंगे नो, बिकॉज इट्स नॉट अ वन टू वन फंक्शन, सीधी सीधी बात। ठीक है, सो राइटिंग दिस एज ए वैल्यू, ये क्या था, -4x था। अगर मैं आपको ऐसी डोमेन दूं, if the domain includes the turning point, inverse will not exist, or reason, it's not a one to one function। इस सिचुएशन में सीधा आंसर, ठीक है, इनवर्स निकालना ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं डोमेन excludes the turning point, इनवर्स will exist, फिर होगा इनवर्स। समझ आ गई बात? नहीं, नॉट एग्जैक्टली, आई एम नॉट श्योर, +4x था क्या फिर आप, क्वेश्चन के स्टार्ट कैसे क्या था, नहीं माइनस ही था, या रीजन क्या हुआ, वन टू वन हो गया ना ये? आपने टर्निंग पॉइंट अगर इंक्लूड नहीं किया तो वन टू वन हो गया।
फिर तो मसला ही नहीं है ना, या तो आप राइट पर हैं या लेफ्ट पर हैं, तो फिर तो इशू ही नहीं है। इनवर्स डजंट एग्जिस्ट इन वन टू मैनी, यस। नहीं तो वो आप वो लिख दें या आप नॉट अ वन टू वन फंक्शन लिख दें, क्योंकि ज्यादातर मार्किंग स्कीम में आपको नॉट अ वन टू वन फंक्शन लिखा हुआ नजर आएगा। इट सेज नॉट अ वन टू वन फंक्शन, ताकि वो इस आर्गुमेंट से बाहर आ जाते हैं ना कि आप एफएक्स की बात कर रहे हैं, इनवर्स की बात कर रहे हैं। अब कोई वन टू मैनी लिख कर आ जाए, कोई मैनी टू वन लिख दे, तो वो कहते हैं भाई इस आर्गुमेंट से बाहर आ जाए, बस सीधी बात लिखें कि वन टू वन नहीं है। क्लियर है बात? समझ आ गया? अच्छा, टू टॉक अबाउट द स्केच ऑफ दिस ग्राफ, अगर इसी ग्राफ के अंदर जो अभी हमारे पास ग्राफ है, जैसे ये वाला इनवर्स का, इनवर्स समझ आ गया आपको? अच्छा, इनवर्स के अंदर अब हम बात कर लेते हैं इनवर्स के स्केच की। इनवर्स के स्केच की बात कर लें या आप रेगुलर ग्राफ के स्केच की भी बात कर लें, देखें। पहले तो मैं इस सिनारियो की बात कर रहा हूँ, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ये वाला सिनारियो है। इस सिनारियो के हिसाब से आई एम ओनली कंसर्न विद द ग्रीन ग्राफ, राइट? फिर तो मेरा कंसर्न सिर्फ ग्रीन वाले पार्ट से हो गया ना। सो ग्रीन पार्ट तो ऐसे बन जाएगा। ये हो गया आपका ग्रीन वाला पार्ट। श्योर, मैं शेयर कर दूंगा। तो ये हो गया ग्रीन वाला पार्ट आपका। बस इतना ही बना ना, और तो बन नहीं सकता, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो हम यूज नहीं कर रहे। सो दिस इज द पार्ट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? ये वाला पार्ट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस पार्ट के अंदर अब मुझे बनाना है इसका इनवर्स। इसका इनवर्स कैसे बनेगा ये देखें जरा। मैंने लास्ट उसके अंदर आप लोगों को लेनियर का इनवर्स बनाया बताया था। लेनियर का इनवर्स बनाने के लिए या किसी भी ग्राफ का इनवर्स बनाने के लिए हम जाते हैं टूवर्ड्स द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, विच इज अगेन एन अप्रोक्सीमेशन। जाहिर है ये एक्यूरेट तो नहीं होता, बट ये कि हमने एक लाइन बनाई y इक्वल टू एक्स। अब मेरा काम है इस रेड वाले ग्राफ को इस लाइन में वो करना, रिफ्लेक्ट करना। तो जब मैं इसकी रिफ्लेक्शन बनाऊंगा, अब आप नोटिस करें इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगी। समथिंग ऑफ दिस टाइप। इसमें बस आप दो तीन चीजों का ख्याल रखें, बाकी कोई मसला नहीं है। हाँ, आप बस ख्याल इस बात का रखें कि एक तो इंटरसेप्ट सही लेबल करें। उनको लेबलिंग से मतलब होता है आप कितनी अच्छी जो है वो ड्राइंग कर रहे हैं, वो इतना मैटर नहीं करता। हाँ मतलब ऐसे ये थ्री है ना, तो मुझे चाहिए कि मैं कॉन्सेप्चुअली दिखाऊंगे भाई ये भी थ्री है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये पॉइंट इसका था 2 - 1, तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि ये -1 × 2 होगा। ये, हाँ, इनवर्स का ऊपर वाला है। इनवर्स ये है ना, ये तो रेगुलर वाला ग्राफ है ना। जी, कौन सा वाला? नहीं, ये वाला इनवर्स नहीं निकाला। ये तो ग्रीन वाला ग्राफ है, रेगुलर वाला। ये तो ओरिजिनल ग्राफ था ना। उन्होंने आपसे कहा क्वेश्चन के अंदर कि दिस इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आपने सिर्फ राइट हैंड साइड यूज करी, तो मैंने सिर्फ ये बनाया है। फिर उसके बाद इसको रिफ्लेक्ट किया है। मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ इससे, ताकि आप इज द इनवर्स ए वन टू वन फंक्शन? यस इट इज, हैज टू बी, अदरवाइज वो इनवर्स ही नहीं हो सकता। वेलकम। अच्छा भाई, अब इस पे बात करते हैं। एक अब मसले पे बात करते हैं जिसमें सबको सबसे ज्यादा मसला भी होता है, और वो है इनवर्स की डोमेन रेंज बताना। अच्छा, हाउ डज ऑल दिस अफेक्ट द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन? क्योंकि आपने जी एक्स वगैरह ये बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया है, इस इंट्रोडक्शन की वजह से देखिए ना, हमने स्टार्ट किया फंक्शन, हमने बहुत सारी चीजें सॉल्व करी शुरू से। फर्स्ट कंडीशन में यही एक्सप्रेशन देखा हमने का ऑल रियल वैल्यूज,
सब चल रहा है। दूसरे पार्ट में मैंने आपसे कहा डोमेन चेंज कर दें, उसके अंदर टर्निंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो टर्निंग पॉइंट नहीं था, रेड वाला पार्ट सॉल्व हो गया। फिर मैंने कहा कि अगर डोमेन के अंदर टर्निंग पॉइंट आ जाए तो फिर ये कंडीशन। फिर इवेंचुअली वी मूव टूवर्ड्स द इनवर्स वैल्यू। इनवर्स का एक्सप्रेशन बनाना एक बात है, ये एक्सप्रेशन बन गया। फिर उन्होंने पूछा कि भाई इनवर्स का इस केस के अंदर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। अब ये इस तरह का सवाल वो नहीं करते, मैंने तो आपसे एक जेनेरिक बात करी है कि भाई स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इनवर्स इज वैलिड, वो ये पूछ सकते हैं, ये वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि दोनों कंडीशंस आती है, दोनों नहीं पूछते, वो कोई एक पूछते हैं। वो आपसे क्वेश्चन ही इस तरह का पूछेंगे। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन के बीच में, ताकि आप इनवर्स की तरफ मूव कर जाएं, तो ये प्रोग्रेशन होती है। अब उन्होंने बीच में क्वेश्चन चेंज कर दिया। पहले पूरा ग्राफ काम आ रहा था, अब उन्होंने कहा नहीं आधा ग्राफ यूज करें, तो ये क्वेश्चन के बीच में करेंगे। आपने आधा ग्राफ यूज कर लिया, आधे ग्राफ के बाद इनवर्स आ गया। अब आपकी चॉइस थी प्लस के साथ जा सकते हैं, माइनस के साथ जा सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ द डोमेन हमने चूज कर लिया प्लस, क्योंकि डोमेन ये गिवन है हमें, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस यूज कर लिया। ये बात भी समझ आ गई। अब इससे एक स्टेप आगे चले। फिर मैंने आपको ये नोट बता दिया, आपने ग्राफ स्केच कर लिया। अब मसला है डोमेन और रेंज का। अच्छा, अब क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो गया तो ऑब्वियसली शुरू से डोमेन रेंज भी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी? पहले आप बात करें रेगुलर जी एक्स की। जी एक्स का एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3, और इसकी वैल्यू है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस किस्म से इसकी डोमेन को क्या फर्क पड़ेगा? अब इसकी डोमेन स्टार्ट हो रही है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऑब्वियस सी बात है, जो लिखी हुई डोमेन वही होगी ना। जरा यहाँ देखें बेटा, जो डोमेन लिखी हुई है वही होगी ना डोमेन। सबको समझ आ रहा है, क्लियर है? जो डोमेन लिखी हुई है वही डोमेन होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3। ये समझ आ रही है बात? अच्छा, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? इसका लोएस्ट पॉइंट क्या था? आपने टर्निंग पॉइंट से शुरू किया है ना, तो टर्निंग पॉइंट से आप जा रहे हैं टूवर्ड्स द राइट, आप कह रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस इक्वेशन में 2 के ऊपर आंसर क्या आना चाहिए था? -1, यू रिमेम्बर। तो यहाँ लिखा हुआ भी है, वैसे भी हमें पता था टर्निंग पॉइंट -1 है। इसकी वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1। ये तो रेगुलर फंक्शन के डोमेन रेंज हो गए। ये बात समझ आ रही है? इन वैल्यूज से इनवर्स के डोमेन रेंज को क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क ये पड़ेगा, ये वैल्यूज हो जाएंगी स्विच। स्विच कैसे? जी इनवर्स के लिए डोमेन हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और रेंज हो जाएगी जी इनवर्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब मुझे बताएं जरा ये देख के कि ये आपको समझ आया है नहीं। क्वाड्रेटिक के लिए इनवर्स की डोमेन रेंज, जो आपकी रेगुलर फंक्शन की डोमेन रेंज है, वो ही चेंज होके बन जाएगी इनवर्स के लिए डोमेन रेंज फ्लिप होके। फ्लिप मतलब डोमेन बिकम्स रेंज, रेंज बिकम्स डोमेन, ये तो हमें पता ही है। ठीक है। ग्राफ देख के ही बता सकते हैं आप ये। चलें, मैं तो खैर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर जगह तो ग्राफ नहीं गिवन होगा, बट आप ग्राफ देख के भी बता सकते हैं। कैसे? ग्राफ को आप नोटिस करें, एक्स में ये राइट पे जा रहा है, सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और वाई में ये अप जा रहा है, वाई ऐसे जा रहा है ना। So your graph is rising in y and moving right in x. So x is greater than equal to -1 and g inverse of x is greater than equal to 2. मुस्तफा, ये बात क्लियर है तुम्हें? मुस्तफा, क्या नहीं समझ आया बताओ। हाँ, वो भी कर सकते हैं, बट आपको डोमेन और रेंज तो वहां से नजर आ रही है ना। वो इससी नजर आ रही है क्योंकि आपके पास टर्निंग पॉइंट तो है ना रेगुलर फंक्शन का। ओरिजिनल फंक्शन जी एक्स का टर्निंग पॉइंट तो है, वहीं से उन्होंने राइट पे मूव किया है। तो वो आपको जब, जो वो आपको डोमेन दे रहे हैं वो आपके लिए यहाँ पे रेंज बन जाएगी। सॉरी, यहाँ पर जो वो आपको डोमेन दे रहे हैं वो यहाँ पे रेंज बन गई। और जो वो आपको यहाँ पे रेंज दे रहे हैं, ये रेंज कहाँ से आई? ये टर्निंग पॉइंट का वाई है। ये टर्निंग पॉइंट का वाई है। आप इस ग्राफ के बारे में सोचें ना, ग्रीन वाले ग्राफ के बारे में। ग्रीन ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट
येलो ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट भी यही है, ग्रीन ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट भी यही है। समझ आ रही बात? ये क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग पे वर्किंग करनी पड़ेगी एक बात का। अच्छा पहले कॉपी कर लो ये। डन। रुक जाए एक सेकंड, मुझे कॉपी करते हैं फिर आगे चलते हैं। या डन। अच्छा अब इसकी, खैर अब आप लोग उसमें हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, मैं इसलिए एक बात बता देता हूँ वो ये। और इसमें थोड़ा सा उस पर चले जाते हैं। और डोमेन अगर गिवन हो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, अब क्या करेंगे? वही क्वेश्चन है ना। मैंने अब इसको एक दफा दोबारा इसका नाम चेंज कर दिया है। और मैं आपसे कह रहा हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, बट इसमें मैं स्केचिंग नहीं मांग रहा। आई एम सेइंग, मैंने उसी क्वेश्चन के डोमेन को एक दफा दोबारा चेंज कर दिया है। हम्म? मैंने इसकी डोमेन को चेंज कर दिया है, क्वेश्चन वही सेम है। बट मैंने डोमेन क्यों चेंज करी है मैं आपको बताता हूँ। इट्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3। अब मैंने डोमेन लिख दिया एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है। पहले तो एच इनवर्स। अच्छा एच इनवर्स के लिए वी अंडरस्टैंड, एच इनवर्स तो उसी फॉर्मूले से आ जाएगा। हमें डिटेल तो पता है ना टर्निंग पॉइंट की। इसका टर्निंग पॉइंट क्या था याद है? चलें, इफ यू कंसिडर इट एज ए फ्रेश क्वेश्चन तो आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते थे? आप ऐसे रख के सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से रख के सॉल्व किया जा सकता है। मैं आ रहा हूँ। ए ब्रैकेट एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। कौन सी ये? नहीं नहीं, ये तो 2 2 3 3 मार्क्स 4 मार्क्स तक जाते हैं। इसका बल्कि एक काम करें ना, पहले आप लोग जरा एक पार्ट इसका जरा जल्दी से सॉल्व करिएगा ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कन्वर्जन का। इसका लास्ट वाला पार्ट फिर मैं आपको कराता हूँ। एक सेकंड, आप जरा पार्ट चेंज कर लें इसके। क्योंकि आपको हर पार्ट के अलग अलग मार्क्स मिलेंगे ना इसके अंदर, दैट इज द आइडिया। ये जरा सॉल्व करिएगा। ओके बताएं भाई, जल्दी जल्दी। सो अगर आपने इसको ऐसे एक्सप्रेस किया तो आंसर क्या है ज़ारा? आपका आंसर क्या है? क्यों? अभी तो दिन शुरू हुआ है।
बेटा आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं बस। सो 1 ब्रैकेट x - 2 होल स्क्वायर -1 जी। इट्स ओके, अब तो ऐसे ही क्लासेस होंगी। ये आप लोगों का आंसर आया होगा। इनवर्स का आंसर अगेन, आप में से जो लोग पिछले वाले आंसर देख लेते हैं अगर, तो वही डायरेक्ट कॉपी कर सकते थे, वही आंसर होगा। क्योंकि एक्सप्रेशन तो वही है ना, उसका बस नाम चेंज हुआ है। नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं चेंज किया, मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ ना एक वैल्यू। स्टेट द डोमेन एंड रेंज। देखिए अब बात पता है क्या है। अब वो डोमेन रेंज पूछ रहे हैं, अब डोमेन रेंज में याद मत कर लें चीजें, इस सेंस में कि भाई जो इसका टर्निंग पॉइंट होगा वही हम यूज करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो टर्निंग पॉइंट से स्टार्ट करें, वो टर्निंग पॉइंट के बाद भी तो शुरू कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या किया है, इस क्वेश्चन के अंदर इफ द टर्निंग पॉइंट इज दिस, मतलब इस तरह का ग्राफ आएगा। इन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने ये वाली कंडीशन ये नहीं दिखा रहे, वो फिर ये यूज नहीं कर रहे। दे आर यूजिंग समथिंग, वो फिर और आगे जाके सिर्फ इतना पार्ट यूज कर रहे हैं। वो फिर टर्निंग पॉइंट यूज भी नहीं कर रहे, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें इस बात से थोड़ी फर्क पड़ता है कि आप ग्राफ का कौन सा पोर्शन यूज कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज इट्स 1 to 1 इट्स फाइन। आपको टर्निंग पॉइंट से स्टार्ट नहीं करना, थोड़ा आगे जाके शुरू करना है, आप आगे जाके शुरू कर लीजिए। समझ आ रही है बात? अब मैं, लेकिन हाँ, मुझे इसमें एक काम करना पड़ेगा, वो एक काम ये करना पड़ेगा कि टर्निंग पॉइंट की डिटेल्स तो थी मेरे पास, बट मेरे पास इस पॉइंट की डिटेल्स नहीं है। मेरे पास 4 के ऊपर वाई नहीं है, ये मुझे नहीं पता। टर्निंग पॉइंट की तो डिटेल्स थी ना मेरे पास। सो आई हैड दिस इंफॉर्मेशन जो कि मैं यूज कर सकता था। एच एक्स के केस में मेरे पास डोमेन की वैल्यू है विच इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मेरे पास रेंज की वैल्यू नहीं है। वाई वोंट द आंसर बी 4? 4 क्यों होगा? जो पीछे वाला स्क्वायर रूट है वही आएगा ना, जी इनवर्स जो पहले था। 4 तो कहीं है ही नहीं। हम्म। अब इसकी रेंज का मसला है, मुझे तो इसकी रेंज भी नहीं पता ना। तो इसकी रेंज निकालने के लिए फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपने एक्सप्रेशन के अंदर पुट करूंगा 4, क्योंकि मैं टर्निंग पॉइंट पे स्टैंड नहीं कर रहा। 16 - 16 + 3 = 3। अच्छा, ऑल्दो इट्स अ मिनिमम ग्राफ, कोई भी समझ सकता है कि ये वैल्यू 3 से ऊपर जाएंगी। ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड कि जो मेरे पास रेंज आ रही है वो आनी चाहिए एच एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दिस इज फाइन। फिर भी अगर आप एक जनरल प्रैक्टिस रखना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आपको ये नहीं समझ आता कि अब वैल्यूज इससे ऊपर जा रही हैं या इसके नीचे जाएंगी, तो आप ट्रेंड चेक कर लिया करें। ट्रेंड कैसे चेक होता है? अगर आपने 4 पुट किया है ना, तो ट्रेंड चेक करने के लिए एक दफा 5 भी पुट कर ले। उन्होंने कहा है ना वैल्यूज आपको 4 से आगे लेके जानी, तो अगर आपने एक्स 4 से आगे मूव करना है तो ट्रेंड चेक करने के लिए एक दफा 5 भी पुट कर लें। 5 पुट करेंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 8। आपको उससे ट्रेंड पता चल जाएगा, पहला आंसर 3 है फिर 8 है, इसका मतलब आंसर राइज कर रहे हैं। सो टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन बेस्ड ऑन के पता नहीं क्या आंसर आने वाला है, तो आप ऐसे कर लिया करें सॉल्व, तो आपका उससे ट्रेंड चेक हो जाएगा। और फिर आप उसके बाद इनवर्स लगा लीजिए इसके ऊपर। हाँ, तो उल्टा मतलब आप उसको बस स्विच कर दें वैल्यूज को। इस केस के अंदर डोमेन हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और इसी केस के अंदर जो है वो रेंज की वैल्यू हो जाएगी, अम, बस ये रेंज का आंसर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। समझ आ गई बात? यहाँ तक क्लियर है? अब मैं जितना इसको जो जो चीजें लेफ्ट राइट बता सकता था मैंने क्वाड्रेटिक में बता दी हैं, बस अब इससे आगे चलते हैं एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट। ऑब्वियसली क्वेश्चन थोड़े बहुत तो लेफ्ट राइट हो सकते हैं, बट उन्हें देखेंगे। इन अ केस विद अ क्वेश्चन एग्जैक्टली लाइक दिस विद अ मैक्सिमम ग्राफ व्हाट डू वी डू, तो वो मैंने बताया ना उसमें। मतलब इफ द क्वेश्चन इज द सेम विद अ मैक्सिमम ग्राफ, तो डोमेन अगर उन्होंने हमें बता दी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उसमें जब आप 4 पुट करेंगे और 5 पुट करेंगे तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे आ जाएगा ग्राफ।
अगर यही ग्राफ मैक्सिमम बेस्ड होगा तो फिर वो ट्रेंड ऐसे सेट हो जाएगा ना, फिर वो ये वैल्यू अगर 4 पर आएगी तो फिर इसके बाद वाली वैल्यू शायद ये 5 के ऊपर आंसर लेसर आ रहा होगा, तो इन दैट केस आई वुड राइट द डोमेन स्टेज, द रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बट द डोमेन देन बिकम्स लेस देन इक्वल टू 3। अगर ये मैक्सिमम ग्राफ होता तो फॉल कर रहा होता, तो फॉलिंग ग्राफ के अंदर फिर ट्रेंड अपवर्ड सेट नहीं होता ना, फिर तो 3 के बाद वैल्यू फॉल कर जाती। उस सिचुएशन में एच एक्स की रेंज का आंसर होता है लेस देन एंड इक्वल टू 3, विच ऑब्वियसली विल अफेक्ट द इनवर्स ऑल्सो। आप सुन नहीं रही हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। नहीं, ये फंक्शन वाले टॉपिक इतने खराब हैं कि ये मुझे भी, आप देखें मैं तो जैसे बोल ही रहा हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीजें इसमें देखनी पड़ती हैं। डोमेन रेंज के क्वेश्चन फंक्शंस में हमेशा खराब होते हैं। मतलब देयर इज नो वे आउट ऑफ इट कि मैं कहूँ कि ये यूं इजी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्वाड्रेटिक के सिर्फ केसेस बताए मैंने अभी तक, डेढ़ सवा घंटा हो गया। जी। अच्छा, वाह। तो आप लोग क्वेश्चन नहीं देखते क्या? हाँ, तो इट्स क्वाड्रा भाई, फंक्शन इज अ डिफिकल्ट टॉपिक। आप देखें, मैं सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक के केसेस समझाए हैं, उसमें पूरी क्लास चली गई। और आई माई सेल्फ रोट 6 पेजेस, हाँ। अच्छा, अब एक्सपोनेंशियल पर आते हैं, ये समझ आ गया, इतना क्लियर है। फंक्शंस बहुत बड़ा टॉपिक है, और अभी आप एएस में जाएंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को तो अंदाजा होगा कि और बड़ा है। मतलब लेकिन एएस के लिए अगर ये नॉलेज नहीं होगी तो बहुत मसला होगा, क्योंकि एएस इससे एक स्टेप अप चला जाएगा। हालांकि एएस में एक्सपोनेंशियल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक तो है, एक्सपोनेंशियल नहीं है। एएस के अंदर क्वाड्रेटिक पे ज्यादा फोकस होता है। लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक में मूव करते हैं तो फिर उसमें और दो तीन चीजें भी आती हैं, और अलग अलग ग्राफ लेफ्ट राइट होता है। क्यूबिक का इसमें नहीं होता ये। अच्छा, सो टॉकिंग अबाउट एन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, देखें एक तो पहले जनरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल के अंदर अ जनरल एक्सप्रेशन इज ऑफ द टाइप ई टू द पावर ऑफ एक्स। मैं फंक्शन से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली इतना ज्यादा वो, लेकिन ये कि हमें स्केचिंग वगैरह के साथ वर्किंग थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। और मैं इसको थोड़ा सा कंपैरिजन बेस्ड करके बताता हूँ कि भाई ई टू द पावर एक्स में क्या है और किसके अंदर कौन सी वैल्यू सेट होगी। तो दिस इज अ जनरल ग्राफ ऑफ ई टू द पावर ऑफ एक्स। अच्छा, इस ग्राफ से मेरा क्या मतलब है, मैंने ऐसे ही उठा के बना दिया है। देखें, जो ई टू द पावर एक्स का ग्राफ होता है ना, जनरली ई की वैल्यू जीरो टच नहीं करती। So you always get an asymptote at this point where your graph will try to touch the value of, अच्छा, e जीरो टच नहीं करता मतलब itself, आप जबरदस्ती टच कराना चाहेंगे तो कर लेगा। अगर आप, मैं बताता हूँ अभी कैसे। e टू द पावर x का जो रेगुलर ग्राफ होता है वो तो एसिम्टोट बेस्ड ग्राफ होता है। ठीक है, मतलब वो जीरो की लाइन को टच करने की कोशिश करेगा बट टच नहीं होगी लाइन। हाँ, एक काम इसके अंदर हम कर सकते हैं, और वो ये कि अगर आपने x की वैल्यू को जीरो रख दिया तो आंसर 1 मिल जाएगा, सो दैट गिव्स यू द y इंटरसेप्ट वैल्यू। So this is a very basic graph of e to the power of x। अच्छा, अब ये कहना कि ये ग्राफ कभी जीरो को टच नहीं करेगा, नहीं कर सकता है, डिपेंड करता है ना एसिम्पटोट कहाँ जा रहा है। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि भाई y is equals to, or let's just say gx is equals to e to the power of x minus 1। अब e to the power माइनस एक्स, e to the power x माइनस 1 का मतलब हो गया कि पूरा ग्राफ एक पॉइंट डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी ex में से बाहर आएगा, वट एवर वैल्यू यू गेट आउट ऑफ ई एक्स, उसमें से 1 माइनस हो रहा है, जो भी आंसर निकालेंगे। तो हर आंसर में से 1 माइनस होने का मतलब पूरा ग्राफ एक पॉइंट नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो जब पूरा ग्राफ एक पॉइंट नीचे आएगा तो एग्जैक्टली exactly। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। द होल ग्राफ 1 पॉइंट डाउन मीन समथिंग लाइक दिस, मतलब अब ये आ गया जीरो पे। लेकिन अब उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि एसिम्पटोट खत्म नहीं होता, वो तो रहेगा ना, वो बस एक पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो मतलब इस तरह से सिर्फ याद रखना कि नहीं ये कभी जीरो को टच नहीं करेगा, वो ठीक है, एक्सपोनेंशियल आंसर कभी जीरो को टच नहीं करता। बट अगर आप ग्राफ के अंदर मैनिपुलेशंस कर देंगे तो वो तो जीरो को टच कर सकता है ना फिर।
तो जीरो आ जाएगा, तो वो तो आ गई ना वैल्यू। नहीं, मेरा आपको बताने का मतलब ये है कि ई टू द पावर एक्स एज अ फंक्शन विदाउट एनी अदर वेरिएशन, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस ये सब कर देंगे, फिर तो वो वेरिएट कर जाएगा। बट एज अ जेनेरिक वैल्यू और एज अ पेरेंट ग्राफ ऑफ ई टू द पावर एक्स, वो कभी जीरो को टच नहीं करता। ठीक है। अच्छा, तो इसका एसिम्प्टोट नीचे आ गया -1 के ऊपर। ये बात समझ आ गई। अब इस पे एक बात करते हैं, और वो बात ये करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द डोमेन ऑफ दिस ग्राफ। देखें, इसकी अगर कोई भी डोमेन होंगी ना, बड़ा आसान काम है आंसर निकालना, बट इसकी डोमेन में प्रॉब्लम ये आता है कि जब इसकी डोमेन ऐसे लिखी हो, ऑल रियल वैल्यूज, अब वो कह रहे हैं सब कुछ एक्सेप्टेबल है, माइनस पुट करें प्लस पुट करें सब मान रहे हो। अब अगर वो यहाँ पे कह रहे हैं कि सब कुछ एक्सेप्टेबल है, इसका मतलब क्या है? बट आप एक चीज नोटिस करें ना, ई का आंसर कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, वो जीरो से ऊपर होता है। सो इफ दे प्रोवाइड यू विथ सच अ डोमेन फॉर दिस ग्राफ, आई वुड राइट इट एज द रेंज। मैं लिखूंगा, चलो अभी तो वाई कह लेते हैं इसको। आई वुड से वाई इज ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन का आंसर हमेशा जीरो से बड़ा आएगा। इस एक्सप्रेशन का द जनरल ग्राफ, इसका आंसर हमेशा जीरो से बड़ा होगा। सो इवन इफ दे टेल मी कि डोमेन इज एक्स, अच्छा अगर उन्होंने कह दिया डोमेन इज एक्स इज ग्रेटर देन वन, वो तो फिर मसला ही नहीं है। अगर उन्होंने ये कह दिया, वो तो सबसे आसान है ना, इसे तो कभी कहते नहीं है। कभी किसी क्वेश्चन में शायद, आई डोंट नो, 100 में से एक क्वेश्चन में शायद लिखा हुआ नजर आ जाए, बट आपको कभी भी ये लिखा हुआ नजर नहीं आएगा कि वो ये लिखेंगे ई टू द पावर ऑफ एक्स और साथ में लिख दें एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हाँ, क्लास खत्म हो गई। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अगर वो ये लिख रहे हैं, ये तो बहुत ही आसान है ना, क्योंकि ये तो ग्राफ है ही एक्सपोनेंशियल। इसने तो 2 से, अगर मैं इसमें 2 पुट कर दूंगा तो मुझे काम ही आसान हो गया ना। ई टू द पावर 2 का आंसर बताएंगे क्या आ रहा है? 7.38, ठीक है। सो मैं इसकी रेंज अगर बतानी होगी तो ये तो सबसे आसान काम है। रेंज के मसले तो आते हैं जब वो ऑल रियल वैल्यूज लिखते हैं, इसका तो इजी है ना। अगर वो कह रहे हैं 2 से ऊपर जाएं, तो भाई ग्राफ तो राइज ही कर रहा है ना, मैं बस लिख दूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 7.38। सो दिस इज इजी। प्रॉब्लम इज व्हेन इट सेज ऑल रियल वैल्यूज, अब पता ही नहीं है क्या पुट कर रहे हैं। उसका आंसर होता है y इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये रहा ना, क्योंकि e की वैल्यू कभी जीरो से नीचे नहीं जाती ना, जनरल ग्राफ की, नॉट द राइट हैंड साइड, लेफ्ट वाले की बात कर रहा हूँ। इसका थोड़ी बनाना होगा, बट बनाना होगा तो आसान है। भाई अंदाजन समझ लो कि अगर ये वैल्यू जीरो है, ये वन है, ये टू है, तो ग्राफ यहाँ से आगे जा रहा होगा, और समथिंग लाइक दिस। बस एक्सपोनेंशियल बना देंगे। ऐसा होता नहीं है, इट्स वेरी अनयूजुअल, इसलिए क्योंकि वो बैठता नहीं है ना ग्राफ। वो आपको इंटरसेप्ट चाहिए होता है, एसिम्पटोट चाहिए होता है। एक्सपोनेंशियल के अंदर अगर मुझे खाली ग्राफ बनाना पड़े, विदाउट एसिम्पटोट, विदाउट वाई इंटरसेप्ट, पॉइंट नहीं है ना उसका। जी, मैं आ रहा हूँ रोहिल इसको जी। इसका एसिम्पटोट नहीं होगा ना, टेक्निकली इसका एसिम्पटोट होगा, बट विद दिस डोमेन नहीं होगा। वैसे इस ग्राफ का एसिम्पटोट तो है, बट आपने वहां तक ग्राफ ही कट कर दिया ना, आप तो ग्राफ ही यहां से लेके जा रहे हैं, तो पीछे का तो सब कट हो गया, तो एसिम्पटोट की जरूरत ही नहीं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। इस वाले पार्ट की बात करते हैं। देखें, इसकी डोमेन पे भी मैं वही बात करता हूँ। इसकी डोमेन भी अगर वो कह दें ऑल रियल वैल्यूज, मैं भी आ रहा। अब वो कहते हैं ऑल रियल वैल्यूज। अब इसमें अगर वो ऑल रियल वैल्यूज कह देते हैं ना, और मुझे रेंज की वर्किंग करनी होगी, तो ये रेंज थोड़ी सी सोच के निकालनी पड़ती है। कैसे? आप थोड़ी देर के लिए ये सोचें, ये लिखा हुआ ई टू द पावर एक्स -1, दिस कैन नेवर बी जीरो, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। अच्छा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो का मतलब दिस कैन बी 0.1 ऑल्सो, दिस कैन बी 0.2 ऑल्सो, दिस कैन बी 0.3 ऑल्सो। इसमें से जो बाहर आएगा उसमें से आप -1 कर देंगे।
ठीक है, तो किसी पॉइंट के ऊपर आपको आंसर, अब ये आंसर कभी भी -1 नहीं मिलेगा, दिस बिकॉज दिस विल नेवर बी 0 - 1, दिस विल नेवर बी 0 - 1, दिस विल बी समथिंग मोर देन 0 सब्ट्रैक्टिंग 1 - 1 फ्रॉम इट। इसका मतलब अगर आप एसिम्प्टोट के हिसाब से भी देखें, आपका ग्राफ -1 से ऊपर चल रहा है ना, तो आपकी इसकी रेंज भी यही होगी। इसकी रेंज हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। नहीं, इक्वल नहीं है ना, ओ सॉरी, हाँ इक्वल टू लिख दिया मैंने, सॉरी, सही कह रहा हूँ, ग्रेटर देन -1। समझ आई बात? क्लियर हुआ ये? तो हमें काफी सारी चीजें देख के काम करना पड़ता है इन ग्राफ्स के अंदर। अच्छा, इसी को हम एक और पार्ट भी देख लेते हैं इसका जल्दी से। ये आप लोग कॉपी कर लें पहले। मैं आपको इसकी टाइप्स बता दूं, जो ये लोग भी कह रहे हैं कि वो नेगेटिव वाली टाइप भी और वैसी वाली भी बता दूं। ये समझ आया? इस तरह के ग्राफ के अंदर अगर वो कभी भी आपसे कोई वैल्यू पूछते हैं, तो आपके लिए डोमेन और जो रेंज वाला पार्ट होता है ना, रेंज फोकस करती है फिर दूसरी वाली वैल्यू पे, -1 पे। अगर यहाँ लिखा होता +5, तो फिर रेंज हो जाती >5, क्योंकि आप सिर्फ ये समझ के काम करें हमेशा कि ये जो पार्ट है ना, ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। जब ये 0 से बड़ा रहेगा तो यहां जो भी लिखा हुआ होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। सो योर आंसर टेक्निकली स्टेज अबव दिस। बस ये बात होती है। अगर यहाँ 5 लिखा होता तो आई वुड हैव रिटन >5। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता 3, तो मैं लिखता >3। अगर यहाँ लिखा है -1, तो आई वुड गो विद >1। सो इसको हम कंसिडर करते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि भाई ये 0 से बड़ा रहेगा। अब ये 0 से कितना बड़ा है वो नहीं पता मैं। दिस कुड बी 0.00001 ऑल्सो। ये 0 नहीं होगा, बस 0 से बड़ा होगा। अब कितना बड़ा होगा वो नहीं पता, मैग्नीट्यूड नहीं पता। तो मेरे पास जो बेस्ट पॉसिबल सिनारियो है यहाँ पर, वो मैं ये कहूंगा कि भाई आंसर हमेशा इससे बड़ा रहेगा। अच्छा, अब इसमें एक केस और भी हो सकता है। वोंट इट बी ग्रेटर देन -1? हाँ, ग्रेटर देन -1 ही तो कह रहा हूँ। अच्छा, एक और सिनारियो हो सकता है, y = -e⁻x। -e⁻x का मतलब, आप y में कुछ भी पुट कर दें, y का x की जगह कुछ भी पुट कर दें, y का आंसर नेगेटिव ही है। मतलब ये ग्राफ ऐसा होगा। तो जो पूरा ग्राफ है, हम कुछ भी पुट करते रहे उसके अंदर, वो आंसर ने उसमें माइनस ही देना है। ठीक है, अब ये हो गया ग्राफ। अच्छा, इस ग्राफ के अंदर अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी डोमेन है, रोहेल, मैं स्लाइड वैसे तुम लोगों को भेज दूंगा, बट चलो जल्दी से ले लो पिक्चर। फंक्शंस बड़ा टॉपिक है। फंक्शंस एक्चुअली बड़ा इतना नहीं है, मैं आपको ज्यादा स्प्लिट कर करके बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि छोटी छोटी चीजें बहुत हैं। अब खाली इसके ग्राफ ही 4 हो जाएंगे ना, छोटे छोटा बहुत है। सो इट्स नॉट, इट्स वेरी इजी। अगर आप बाहर से ऐसा वेग बता दें, डोमेन, रेंज, इनवर्स, चलो छुट्टी। तो वो सवाल नहीं आएगा ना उससे रिलेटेड, सवाल तो इससे रिलेटेड आएगा। सो dy/dx इज अ वेरी सिंपल थिंग, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल ना। कॉन्सेप्ट तो इसका भी बहुत सिंपल है, बट जब आप उसको डिटेल में लेके जाते हैं, तो जब सवाल इस तरह के आएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे ना। मैं भी आपको शीट भी भेजूंगा, आप वो ट्राई करेगा। अच्छा, अब डोमेन है इसकी ऑल रियल वैल्यूज। सॉरी, वो टक रहा है। ओके, इसकी डोमेन आ गई ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है। अच्छा, हाँ। अब इसकी रेंज, अब इसकी रेंज का क्या होगा? <<0 <0 नहीं, मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि सर अभी तो आप कह रहे थे << नहीं जा सकता, भाई तो वो तो आपने ग्राफ में चेंजेस कर दिए ना, वरना तो नहीं जा सकता। आपने ऐसे मैनिपुलेशंस कर दिए हैं, उसका हम क्या करें, वो तो ऐसे ही जाएगा फिर। अच्छा, और क्या हो सकती है इसकी टाइप? देखो टाइप्स कितनी हैं, टाइप्स ही नहीं खत्म होगी देरी। अभी तो एलन भी बाकी है। अच्छा हाँ, इसका ये माइनस, अभी ऐसे लिखा हुआ है।
अच्छा, सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर पुट करता हूँ जीरो, तो ये आ जाएगा। ये हो गया वाई इंटरसेप्ट का -8। क्या चीज? जी, वो उसमें ना, आप जीरो पुट कर देना, एनीथिंग टू द पावर जीरो बिकम्स वन, फिर बाहर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं नहीं, ये तो डाइव करेगा। जीरो पुट करने से तो आपको एक्सपोनेंशियल का और डाइव का पता चल जाता है ना। ये पता चल गया। हम्म। हम्म। अच्छा, अब इसमें अब आप मुझे बताइए, इस ग्राफ को देख के, इस ग्राफ में क्या होगा इवेंचुअली? इस ग्राफ में भी होगा वही, ये देख लें एक सेकंड, फिर कॉपी कर लीजिएगा। इवेंचुअली यही होगा, ये जो पार्ट है ना। अब अगेन मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये ऑल रियल वैल्यूज वाला केस है। अब इसमें क्या होगा, दिस विल ऑलवेज बी लेसर देन जीरो आफ्टर कन्वर्जन। मतलब आप ई की पावर में कुछ भी रखेंगे, थोड़ी देर के लिए आप ये समझे आपने ई की पावर में ऐसा नंबर रखा कि अंदर आ गया 0.0000001। अब वो होगा -5 से मल्टीप्लाई, क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ भी नहीं। और उसके बाद है -3। मतलब कुछ भी हो जाए, आंसर -3 से नीचे रहेगा। तो इसमें एक पार्ट तो इंपॉर्टेंट ये हो गया कि इसका एजिम्पटोट डिफाइन करें। इसका एजिम्पटोट होगा कि भाई ग्राफ ने कभी -3 को टच नहीं करना, और आंसर हमेशा -3 से लोअर रहना है। तो अगर मुझे इसकी रेंज लिखनी होगी तो मैं लिखूंगा लेस देन -3। बात समझ आ रही है? या, तो वो उससे डिफाइन होता है। और बट उससे ऑब्वियसली हम पूरी इक्वेशन को ऐसे जज करते हैं कि भाई ये लेसर जा रहा है, ग्रेटर जा रहा है, क्योंकि अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होती तो आई वुड हैव सेड ग्रेटर देन -3, बिकॉज फिर वो आंसर ऊपर चला जाता। तो ट्रेंड चेक कर सकते हैं हम, ट्रेंड चेक करने में कोई मसला नहीं है। अगर आप 1 पुट करें फिर 2 पुट करें, ट्रेंड देख लें क्या आ रहा है वैल्यूज का। बट अगेन इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए ज्यादा इजी है कि आप ये देखेंगे अच्छा भाई अब ये वैल्यू नीचे जाए जा रही है तब, क्योंकि ग्राफ उसके लिए अगर आप चाहें तो जल्दी से एक स्केच भी बना के देख सकते हैं, वो तो एक आइडिया हो जाएगा कि भाई ये स्केच है। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अब एक इसका और लास्ट पार्ट है बस, हाँ सॉरी, कॉपी कर लीजिए। फिर मैं आपको वो पार्ट बस बता दूं, फिर आप देखें। नॉन कैलकुलेटर के अंदर आ सकता है। नॉन कैलकुलेटर वाले पार्ट में डोमेन रेंज डिफाइन करने के लिए आ सकती है वैल्यू। अच्छा, आगे चलूं? हाँ, बस लास्ट पार्ट में इसका और बता रहा हूँ, फिर क्लास एंड करते हैं। डन। डन। अच्छा, एक इसका पार्ट देखें, और मैं अभी उसी पर आ रहा हूँ, बस देखें आपने वही पूछ लिया, मैं उसी पर आ रहा हूँ। अगर ये ऐसे लिखा हो, अब इससे क्या होता है? इससे ग्राफ के ऊपर फर्क ये पड़ता है कि ग्राफ जो है ना वो रिवर्स बनना शुरू हो जाता है ऐसे, which doesn't make much difference to the value. Mostly the difference is with the sketch. डोमेन को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है अगर आपने ऐसे लिख दिया। मैं इसका बार बार वाई लिख रहा हूँ, आप इसको चेंज करके लिख लिया करें। अब अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली मैं लिख दूंगा इसको ग्रेटर देन जीरो, उससे तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि ग्राफ का आंसर तो, आंसर को तो नहीं फर्क पड़ता ना, आप लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, वो तो राइजिंग है। समझ आ रही है बात? तो ग्राफ के स्केच को डेफिनेटली फर्क पड़ जाता है इससे, बट आंसर को नहीं फर्क पड़ता।
अच्छा ये समझ लें ऐसे लिखा हुआ होता, फिर हम क्या करते? सॉरी, थोड़ा और ऊपर जाएगा। सो आई थिंक ये हो जाएगा 6। चेक कर लें एक दफा। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करूं तो 6 बन जाएगा ग्राफ के अंदर, और ये आपकी एसिम्प्टोट की लाइन हो जाएगी y इक्वल्स टू 5। ये स्टेप्स क्लियर है? जी। तो फिर वो पूरा नीचे नीचे लेफ्ट बन जाता, यही वैल्यू पूरी नीचे आ जाती लेफ्ट का, ऐसा सही है। वो क्या है कि दोनों साइंस माइनस के हों, वो बाहर भी माइनस लगा हुआ इधर भी माइनस हो, तो बस पूरा ग्राफ ही नीचे आ जाएगा। देखिए, देखिए एक्स के प्लस माइनस होने की वजह से आपकी रेंज को फर्क नहीं पड़ता। लुक एट दैट, उसको इस तरह से देखें, इस कॉन्टेक्स्ट में एक्स के साथ प्लस माइनस लगा हुआ हो, उससे रेंज को नहीं फर्क पड़ता, बस ऐसे याद रखें। सो वेदर द ग्राफ इज, मैं अभी लिख देता हूँ चीज पहले ही, बस ये देख लें। अब इस सिचुएशन में अगर मुझे जी एक्स की रेंज बतानी होगी तो आई वुड से एफ एक्स जी एक्स इज ग्रेटर देन 5। सो अगर आपका ग्राफ ई टू द पावर एक्स हो या ई टू द पावर माइनस एक्स हो, रेंज इज द सेम वैल्यू। इसमें रेंज बिल्कुल सेम रहती है। वो मैंने इसकी जगह रखा ना 0, ई टू द पावर 0 बिकम्स 1। तो मैंने सिर्फ चेक करने के लिए लिखा है 6 आ जाने वाली, ठीक है। अच्छा, एल एन वाले ग्राफ्स और ट्रिक ग्राफ्स ना, वो हम इंशाल्लाह इसके बाद वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि अब इसके बाद बहुत वो छोटा सा पार्ट रह जाएगा। मैं देखूंगा अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो आज रात में या कल वो डिस्कस कर लेंगे ऑनलाइन क्लास में। कल कर लेंगे, देख लेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली मैं आप लोगों को पहले से बता दूंगा। तो वो मैं उसमें डिस्कस कर लूंगा। बाकी ये मैंने आपको सारी डिटेल दे दी, मैं अभी आपको ये पीडीएफ फाइल वगैरह भी भेज, मैं आपको इसकी पूरी पीडीएफ फाइल ही भेज रहा हूँ, बस अभी अभी सेंड कर रहा हूँ ग्रुप के ऊपर। ठीक है, दोनों की भेज रहा हूँ, लिनियर की भी, क्वाड्रेटिक और एक्सपोनेंशियल, तीनों की फाइल्स भेज रहा हूँ अभी। जो ये वाली फाइल है ये भेज देता हूँ। सही है भाई।